जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है। ग्रेविटेशन एज अ कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर किसी ने मेरा चैप्टर नंबर 2 जो कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन था, उसमें मैंने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मतलब काफी अच्छे से डेराइव करके मैंने तुमको सारी चीजें बताने की कोशिश की है। अगर इसमें अगर मान लो कि इस चैप्टर में अगर फेमस फेमस साइंटिस्ट की बात करूंगा, तो वो तुम्हारे न्यूटन हो जाएंगे, कैपलेट्स हो जाएंगे। ठीक है। हम लोग इस तरीके के साइंटिस्ट के कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। ये भी जानेंगे कि कैसे न्यूटन ने कैपलेट्स की थ्योरी का इस्तेमाल करके तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये ना जाने तुम्हारा क्या कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ में, जो कि 1/r² का मतलब क्या होता है, इसके बारे में डेफिनेशन देने की कोशिश की थी। तो पहले ग्रेविटेशन जानेंगे, फिर ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखो, हमें मालूम है कि हमने जब चैप्टर नंबर 2 न्यूटन तुम्हारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमें मालूम है कि यार जब भी हम कोई भी बॉडी को में फोर्स लगाएंगे, तो हमें कुछ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस देखने को मिलते थे। और वो जो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस होते थे वो ज्यादातर 4-5 प्रकार के होते थे। कैसे कि अगर मान लो कि कोई बॉडी अगर स्टेशनरी है तो वो बॉडी मूव करने लगेगी। अगर मान लो कि वो बॉडी मूव कर रही है तो वो बॉडी स्टेशनरी हो जाएगी, मतलब कि वो रुक जाएगी। बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा, बॉडी का, है ना। ये सारी चीजें हमने इतने सारे इफेक्ट पढ़े थे, है ना। तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि अगर एक स्टेशनरी बॉडी एक मूव कर रही है, मतलब कि क्या हो रहा है, उस बॉडी में मोशन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे फोर्स की जरूरत होगी। अब वो हो सकता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो, क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो कोई ना कोई उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। इसी वजह से तो फोर्स को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, वरना स्केलर क्वांटिटी ना बोलते। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसमें फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स किसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो डायरेक्शन में फोर्स होना जरूरी है। अब वो कोई भी डायरेक्शन में फोर्स हो सकता है। अब मान लो कि मैंने बोल दिया कि लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है, चलो ठीक है। मैंने बोल दिया कि राइट डायरेक्शन में हो रहा है, चलो मैंने बोल दिया ये भी ठीक है। मैंने बोल दिया कि चलो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, मैंने बोल दिया ये भी ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मैंने बोल दिया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ, और उस वजह से भी मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा उसमें भी फोर्स लग रहा है। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो तुम लोग ज्यादातर ये सोचते हो कि भैया मैंने बॉल को ऊपर फेंक दिया, और बॉल को जैसे मैंने ऊपर फेंका वो मतलब क्या कहते हैं कि तुरंत नीचे आ गई ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन एक और एग्जांपल है, और भी ऐसे समझ सकते हो। जैसे मान लो कि बकेट है, बकेट में अगर तुम लोग पानी भर दो, और उस पानी में मतलब क्या कहते हैं, पानी के अंदर मतलब क्या कहते हैं बलून डालने की कोशिश करो, एक फूला हुआ बलून, तो बलून क्या करता है, अपने आप को ऊपर प्रेशर लगाने की कोशिश करता है, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अभी ये सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन हम लोग इनवर्ड फोर्स तो लगा रहे हैं ना, डाउनवर्ड फोर्स भी लगा रहे हैं ना, और उसी डाउनवर्ड फोर्स की वजह से जो बलून पहले इधर हुआ करता था, अब वो बलून तुम्हारा इधर हो रहा है। तो मतलब हो सकता है कि मैं ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड पुश कर रहा हूँ, या अपवर्ड पुश कर रहा हूँ, या राइट को पुश कर रहा हूँ, या लेफ्ट को पुश कर रहा हूँ, या पुल कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, उसकी वजह से बॉडी में मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। तो इस चीज को हमेशा याद रख लो, अगर बॉडी में मोशन चाहिए तो हमें फोर्स लगाना ही पड़ेगा। हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कि कोई एक ऐसा डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो इंसान लगाता है ना। हम लोग ज्यादातर दो तरीके से फोर्स लगाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी हम फोर्स लगाएंगे या तो वो टच फोर्स होगा, या तो वो नॉट टच फोर्स होगा। नॉट टच फोर्स मतलब हमने उसको छुआ नहीं, लेकिन फिर भी उसमें फोर्स देखने को मिला। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग मैग्नेटिक वाला देखते हैं, कि जैसे मान लो कि मैग्नेट के पास में अगर तुम कोई आयरन नेल्स डाल दो, या फिर आयरन तुम वो कुछ कर दो, तो वो चपक जाता है बिना उसके फोर्स के, बिना उसके कांटेक्ट के। तो वो कैसे हो रहा है, तो वो भी एक टाइप का फोर्स है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोल देते हैं, है ना। तो ठीक ऐसे अर्थ भी है। तो जब भी अर्थ में कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है, नीचे जाता है, तो मतलब वो नीचे की ओर जा रहा है, मतलब कि उसमें एक मोशन दिख रहा है। और अगर मोशन दिख रहा है तो उसमें फोर्स लगना चाहिए। तो मतलब कि ये जो बॉल है जो कभी ऊपर थी, अब वो तुम्हारी नीचे आ रही है, मतलब मोशन कर रही है। अगर मोशन करी तो मुझे तुरंत समझ में आएगा कि फोर्स लग रहा है। अब फोर्स कौन लगा रहा है भाई, मैंने तो हाथ लगाया नहीं है कि हाथ से ऊपर धक्का दे रहा हूँ, ना तो भाई कोई एरोप्लेन है जो उसको बॉल को धक्का दे रहा है। तो फिर ये कौन है जो उसको मतलब बॉल को नीचे घसीट रहा है। तो हमको पता चलता है कि यार अर्थ है। अर्थ बेसिकली घसीट रहा है, और अर्थ घसीट रहा है इसका मतलब क्या है कि उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसकी तरफ है, अपनी तरफ है। मतलब कि ये कैसा लगा रहा है, एक तरीके का पुल फोर्स लगा रहा है। और जब मैं बोलता हूँ कि यार इस तरीके की फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या ये अदर बॉडीज पे भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, या केवल बॉल पे करता है, या फिर कुछ और भी तरीके के फोर्सेस होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या एक ऐसा फेनोमेना होता है कि जिसकी वजह से जो एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर होता है उसमें हम लोग टच भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बॉडी में मोशन आता है,
है और वो मोशन आने की वजह से हमको समझ में आ जाता है कि उसमें फोर्स लग रहा है, और बाद में हमें पता चलता है कि यार उसमें एक तरीके का पुल फोर्स लग रहा है, और वो पुल फोर्स होता है तुम्हारा एक तरीके का ग्रेविटेशन फोर्स होता है, और वो ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ होता है। ये सारी चीजें, तो पहले मुझे तो एक जो बेसिक चीज मैंने बताने की कोशिश की वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? हाँ भैया। आ गया, वेरी गुड। हाँ तो देखो, भैया। अभी देखो क्या है कि जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोल देता हूँ कि एक स्टोन ले लो, है ना, स्टोन ले लो, या फिर मैं कोई कह देता हूँ कि कोई भी बॉल ले लो, है ना, और मैं कह देता हूँ कि एक सर्टेन हाइट में चले जाओ, एकदम ऊपर चले जाओ, और तुम उसको छोड़ दो। तो जब भी आप उस स्टोन को छोड़ते हो या फिर बॉल को छोड़ते हो, आपको पता चल जाता है कि यार वो जो बॉल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और फिर आप तुरंत पता लगा लेते हो कि हाँ यार वो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है, मतलब कि उस बॉडी में मोशन है। मोशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो फिर आप सोचते हो कि हाँ यार, मतलब कि यार वो फोर्स है, वो तुम्हारा, हम लोग फोर्स कौन सा लगा रहा है, तुम्हारा एक अर्थ लगा रहा है। तो मतलब कि यार ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट अभी ऊपर था वो ऑब्जेक्ट अब तुम्हारा नीचे की तरफ, उसके सेंटर की तरफ जा रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है। तो मतलब हमें पता चल गया कि यार अर्थ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसी अट्रैक्शन, मतलब कि ये जो फोर्स है ना, इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग दूसरे नाम से क्या बोल देते हैं, ग्रेविटी बोल देते हैं। तो ग्रेविटी इज जस्ट नथिंग, इट इज अट्रैक्शन, है ना, इसको अट्रैक्शन बोलते हैं। तो ग्रेविटी को अट्रैक्शन बोलते हैं। अब अगर मान लो कि मेरी जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से कोई मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है, तो मैं उसके साथ उसका वर्ड लगाता हूं। जैसे मान लो कि मैंने ये जो बॉल थी वो अर्थ की वजह से, मतलब कि नीचे आ रही थी, तो मैं क्या लिखूंगा, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, मतलब कि अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से बॉल मेरे पास नीचे चली आई। अब जैसे मान लो कि अगर कोई भी चीज बॉल है, अगर वो मेरी तरफ से आ रही है, मेरी वजह से खींची चली आ रही है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ग्रेविटी ऑफ पंकज, या ग्रेविटी ऑफ अभिषेक, या ग्रेविटी ऑफ, है ना, इस तरीके से वर्ड इस्तेमाल करूंगा। तो हमें देखना है कि किस, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर कभी भी फोर्स लगता है तो कभी वो इंडिविजुअल फोर्स नहीं लगता, वो फोर्स तुम्हारा दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही हमेशा लगेगा। वो एक ऑब्जेक्ट वन होगा, एक ऑब्जेक्ट टू, क्योंकि मुझे मालूम है कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर एक बॉडी एक पे फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी दूसरे पे फोर्स लगाएगी। तो जैसे एक ये बॉल है, अगर बॉल मान लो कि नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ठीक है ना, अगर इसको मान लो कि पुल 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 डायरेक्शन में आ रहा है, तो ठीक ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं, बॉल भी अपने को पुश डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करोगे। तो मतलब कि एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा बॉल हो गया और एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा अर्थ हो गया, लेकिन फिर भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि बॉल नीचे चली आ रही है। उसका हमने पिछले कंसेप्ट में बताया था कि भाई इसमें मैटर करता है मास, कि अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, और अगर मान लो कि आपस में एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो वो इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे। मान लो कि अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये भी तुम्हारा 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि ए और बी में भैया तुम्हारा बी वाला पीछे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि इसका मास कम है। तो ठीक इसी तरीके के हम लोग कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि यार जब भी हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो अर्थ जो उसको अट्रैक्ट करता है, और इसी अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटी बोल देते हैं, और ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर पा रही है, इसी वजह से हम लोग उसको ग्रेविटी ऑफ अर्थ बोल देते हैं, है ना। तो ग्रेविटेशन का मतलब ही होता है अट्रैक्शन। और अगर मान लो कि ये नहीं हो, तो मान लो कि जो तुम्हारे पत्तियां हैं वो पत्तियां ऊपर चली जाए, जो लीफ होती है ट्री से वो ग्रेविटी की वजह से ही नीचे जाती है। इवन जो तुम बॉल को अपवर्डली डायरेक्शन ऊपर में मूव कराते हो, ऊपर फेंकते हो, तो एक सर्टेन हाइट तक जाती हो, एक सर्टेन हाइट के बाद वो फिर से नीचे चली आती है। क्यों? क्योंकि अर्थ तुम्हारा एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट कर रहा है, मतलब कि ग्रेविटी क्रिएट कर रहा है उस मतलब लीफ की पत्तियों पे, उस बॉल पे, कि ताकि वो सारी चीजें तुम्हारे नीचे की ओर आ जाए। और इसी वजह से अगर ये ग्रेविटेशनल, अगर मान लो कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कि एक ऐसा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट को हम लोग अट्रैक्ट करा पा रहे हैं, तब तक हमारे हमारे जितने भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक चीजें हमको देखने को नहीं मिलेंगी। एटमॉस्फेरिक चीजों में क्या होता है, जैसे मान लो कि क्लाउड्स है, क्लाउड्स क्या होंगी, वो ऊपर ही चले जाएंगे। जो हम लोग बरसात करेंगे, रेन क्या हो जाएगी, तुरंत मतलब क्या कहते हैं, ऊपर चली जाएगी, रेन नीचे आएगी नहीं। इवन जो हम लोग वॉक कर पा रहे हैं, वॉक क्यों कर पा रहे हैं, वो इसी वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हम लोग फ्लोट करेंगे। कैसे फ्लोट करेंगे? जैसे तुम्हारे एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। तो जब भी हम लोग अगर मान लो कि हमें मालूम है कि भैया कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रखा हुआ है तो ग्रेविटी के फोर्स की वजह से रखा हुआ है। तो अगर हमें उसे उठाना होता है तो हम हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट में फोर्स उठाते हैं। तो अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि ग्रेविटी का फोर्स इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो मेरा फोर्स लगेगा वो उसके जस्ट अपोजिट लगेगा। क्योंकि जब भी हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं कि जो फोर्स लगता है वो तुम्हारे अपोजिट इन डायरेक्शन लगता है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड लगता है, लेकिन बॉडी उसकी मूव करती है जिसका मास कम होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना है
तो हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं, और इतना फोर्स लगाते हैं कि हम लोग ग्रेविटेशन को किक आउट कर सके, निकाल सके। अगर मान लो कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम पे लग रहा है, अगर हम उसके अगेंस्ट में फोर्स नहीं लगा पा रहे, तो हमारी बॉडी हमेशा मतलब क्या कहते हैं, ग्राउंड के टच में बनी रहेगी, वो कभी भी उठ के जाएगी ही नहीं जाएगी। और जब तक हम लोग उससे ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक हम लोग ग्रेविटी से ऊपर उठ भी नहीं पाएंगे। तो जो हम अपना पैर को कभी ऊपर उठा पाते हैं, कभी नीचे रख पाते हैं, तो इतना फोर्स हम लोग लगाते हैं कि ताकि हमारी ग्रेविटी में कुछ ऐसे ना हो, हम अपना पैर ऊपर उठा ले, लेकिन एक सर्टेन हाइट तक ही उठा पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी की मोबिलिटी भी इतनी नहीं है। और अगर मान लो कि मोबिलिटी अगर तुम्हारी बॉल जैसी हो भी गई, तो तुम उतना ही फोर्स लगा पाते हो कि जितने फोर्स तक तुम्हारी बॉल ऊपर जा पाए। लेकिन अगर तुम उतना फोर्स नहीं लगा पाए, तो फिर क्या होगी, बॉल फिर से वापस आ जाएगी। मतलब कि पूरा खेल है ग्रेविटी के फोर्स का, कि आपकी ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और आप उस फोर्स के अकॉर्डिंगली आप अपोजिट फोर्स कितना लगा रहे हो। तो अगर आप मान लो कि अगर आपने अपोजिट फोर्स अच्छे से लगा लिया, तो फिर आपका क्या होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट उस ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठ जाएगा, अदरवाइज वो नहीं उठाई देगा। तो जैसे तुमने मतलब देखा होगा कि जो तुम्हारे वो होते हैं, मतलब कि जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, वेट लिफ्टर होते हैं, तो वेट लिफ्टर के मान लो कि 500 किलो का होता है, वजन होता है। तो अगर मान लो कि मैं 500 किलो का नहीं, जैसे मान लो कि 120 140 किलो का होता है, तो मैं बोल दूं कि चलो उसको उठाओ, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि वो उठा लेते तो वो 24 घंटे के लिए उठा लेते या 25 घंटे के लिए उठाते ले, नहीं। वो तुम्हारा जो ग्रेविटी बोली कि भाई तुम नीचे आओ, है ना, तुम नीचे आओ, तुम नीचे आओ, और वो क्या करता है, वो उसको ऊपर उठाने की कोशिश करता है। तो वो अपने बॉडी फोर्स से न्यूटन फोर्स उतना ही लगाता है कि जितने फोर्स से इस ग्रेविटी फोर्स को मतलब क्या कहते हैं, रेजिस्ट कर पाए। अगर मान लो कि वो बॉडी फोर्स उतना न्यूटन फोर्स नहीं लगा पाएगी, तो फिर क्या होगी, यही जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये जो डंबल है या फिर जो भी बारबल है, वो क्या हो जाएगी, वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। तो याद रख लो, हमें कोई भी चीज को उठाना है, तो हम लोग उतना फोर्स लगाते हैं कि जितना फोर्स ग्रेविटेशन हम लोग को असिस्ट मतलब क्या कहते हैं, रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। अब वो तुम्हारा इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि तुम कितने सर्टेन कितनी हाइट तक लगाते हो। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि अगर तुम यहाँ ऑब्जेक्ट को उठाना चाहते हो, तो अलग एक टाइप का फोर्स मतलब अलग क्वांटिटी का फोर्स लगेगा। यहाँ लगाओगे तो एक अलग क्वांटिटी का फोर्स लगाने की कोशिश करोगे, एक अलग लगाओगे तो यहाँ अलग लगेगा। मतलब कि एक अलग अलग तुम्हारे पॉइंट्स पे अलग अलग तुम्हारा न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट है, कि ताकि तुम ग्रेविटी को चैलेंज कर सको। तो अभी मेरा बस तुमको समझाने का मतलब ये है कि याद रख लो, फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना। तो अगर मैं बॉल और अर्थ की बात कर रहा हूँ, तो बॉल और अर्थ तुम्हारे दो ऑब्जेक्ट हो गए, और आप अपोजिट में इक्वल फोर्स लगाएंगे, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यही बताया गया है। लेकिन एक बॉडी मूव कर रही है, एक बॉडी मूव इस वजह से नहीं कर पा रही है क्योंकि एक बॉडी का मास ज्यादा है, एक बॉडी का मास कम है। तो जो बॉडी का मास ज्यादा है वो छोटी वाली बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्ट करी, तो इसका मतलब क्या चीज है कि वो मतलब एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स हो गया। और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज जस्ट नथिंग, इट इज अ अट्रैक्शन फोर्स, एंड दोस हु हैव अ ग्रेट मास कैन ओनली बी अट्रैक्ट, है ना। मतलब जिसके पास ज्यादा मास है, केवल वही चीज उसको वो अट्रैक्ट कर पाएगा। तो अगर मान लो कि बॉल तुम्हारे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हुए आ रही है, तो हम लोग उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ। मतलब कि बॉल तुम्हारी जो अट्रैक्ट होते हुए जा रही है, इस वजह से जा रही है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे अर्थ का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और वो अर्थ का अट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो अभी बस मैंने केवल बेसिक सा बताने की कोशिश की है। तो अभी जैसे जैसे स्लाइड्स आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है? भैया आपने भी जो पहले बताया था, मतलब पिछली स्लाइड में, कि वो अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इधर ए और बी में, तो और कोई और ऑब्जेक्ट वो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो जो हल्का ऑब्जेक्ट होगा वो दूर मूव कर जाएगा, जाएगा। ऐसा? नहीं, वो दूर क्यों जाएगा? नहीं समझे नहीं, जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि मुझे मालूम है ना, जैसे मान लो कि मैं तुम्हारे सामने एक बॉल रख लेता हूँ, और बॉल में बोलता हूँ कि तुम भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, और तुम भी मतलब क्या कि बॉल भी तुम्हारे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, लेकिन तुम पीछे चले जाते हो, रादर देन बॉल पीछे नहीं जाती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मास कम है, उसका मास ज्यादा है ना। क्योंकि जब भी आप धक्का दे रहे हो, तो हमारे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला है कि हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन किस चीज का है, फोर्स का है। मतलब कि जितना ज्यादा फोर्स तुम लगाओगे, उतना ज्यादा फोर्स मैं लगाऊंगा। मान लो कि मैं तुमको धक्का दे रहा हूँ, तुम मुझे धक्का दे रहे हो, तो तुम उतनी क्षमता तक धक्का देने की कोशिश करोगे जितनी क्षमता तक मैं धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारा मास कम है, तो तुम उतना ज्यादा इफेक्टिव फोर्स नहीं लगा पाओगे, तो जिसकी वजह से तुम पीछे चले जाते हो। तो याद रखो, वो चाहे एक छोटा एक टुकड़ा हो, चाहे वो बड़ा सा बड़ा एक टुकड़ा हो, वो हमेशा इक्वल फोर्स लगाने की कोशिश करता है।
लेकिन उसका मास कम होने की वजह से वो तुम्हारा बैक ऑफ कर जाता है, वो पीछे मूव कर जाता है। तभी तुमने देखा होगा कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम उसका ज्यादा होता है जिसका मास ज्यादा होता है, rather than जिसका मास कम होता है। अब मुझे बताओ, आप किसी को और कोई डाउट नहीं भैया। नहीं है ना? ठीक है, वेरी गुड। तो देखो, पहली वाली स्लाइड में मैंने यही बताने की कोशिश की है कि ये जो तुम देख रहे हो, है ना, ये मोशन में आ रही बॉडी, है ना। ये भले चाहे तुम्हारा एक फ्री फॉल करता हो एक ग्लाइडर हो, ठीक है, मतलब कि जो तुम्हारा पैराट्रूपर हो, या फिर ये जो तुम्हारा रीवर हो, तो हमें मालूम है कि बॉडी में मोशन आ रहा है। और अगर बॉडी में मोशन आ रहा है तो वो फोर्स लगाना जरूरी है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन क्या अगर एक ऐसा फोर्स है जो कि तुम्हारे अर्थ की तरफ लग रहा है, तो फिर वो कौन सा फोर्स हो रखा है जो अर्थ फोर्स लगा रहा है, तो उसी को हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स बोल देते हैं। तो अगर जैसे इसको मान लो कि ये क्या है, ये तुम्हारी बॉल है ना। अगर मान लो कि इसी बॉल या इसी स्टोन को अगर मैं एक सर्टेन हाइट तक फेंकता हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो बॉल क्या करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब बॉडी मोशन में, बॉडी मोशन में, तो इसका मतलब है कि कोई फोर्स लग रहा है। और अभी तो मैं उसको छू नहीं रहा हूँ। अगर जैसे मान लो कि मैं फिर से अगर तुमको दिखाऊं, तो अगर क्या क्या चीज है जो उसने बॉल को छू रहा है क्या, लेकिन फिर भी बॉल नीचे क्यों आ रही है, वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि ये जो फोर्स है वो तुम्हारा अर्थ की वजह से फोर्स लग रहा है। और वो अर्थ क्या कर रहा है, पुल फोर्स लगा रहा है, मतलब कि एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, वो अपने स्टोन और बॉल पे लगा रहा है। और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर हम लोग क्या बोल देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। और अर्थ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अर्थ ही तुम्हारा मतलब एक तरीके का अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, ये चीजें क्रिएट कर रहा है। तो जैसे इसको देखो, फिर से देखो, अभी बॉल टच में, तो अभी बॉडी मोशन में, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मोशन में रहने दो, हाँ कोई बात नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, तो अब बॉडी क्यों मोशन में है, क्योंकि अभी तो मैं कोई फोर्स लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन बॉडी फिर भी मोशन में। तो इसका मतलब है कि अब कहीं और से फोर्स लग रहा है। तो हमें पता चल गया एक्सपेरिमेंट कर करके कि हाँ यार, ये फोर्स तुम्हारा अर्थ लगाता है, और ये जो अर्थ फोर्स लगा रहा है ये तुम्हारा एक तरीके का पुल फोर्स है। और ये जो पुल फोर्स है ये तुम्हारा अट्रैक्शन फोर्स है। तो इसी अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटी भी बोल देते हैं। तो ये जो ग्रेविटी एक अट्रैक्शन फोर्स है, कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अगर ग्रेविटी ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ पंकज, ग्रेविटी ऑफ अभिषेक, तो जिसका नाम आएगा, तो मतलब ये समझ जाना कि उसके पास मतलब एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं, ये है। तो याद रखो, जब भी हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं एक सर्टेन हाइट से, तो वो अर्थ की तरफ मतलब मूव करता है। और ये इसी वजह से मूव करता है क्योंकि अर्थ एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स, और उस अट्रैक्शन फोर्स का नाम है ग्रेविटी, जिसकी वजह से तुम्हारा स्टोन और या फिर जो भी बाकी चीजें वो तुम्हारे नीचे की ओर आती हैं। और केवल ये बॉल की ही बात नहीं होगी, यहाँ तुम्हारे मान लो कि ये लीफ है ना, ये जो लीफ है, ये लीफ भी तुम्हारी नीचे आ रही है। और लीफ क्यों नीचे आ रही है, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ कि लीफ तुम्हारी जस्ट नीचे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि एक विंड फोर्स भी लग रहा है। ये भी मैंने बताया था न्यूटन थर्ड लॉ, मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, इन सारी चीजों में। तो जैसे लीफ का नीचे आना वो भी ग्रेविटी है। इवन अगर मान लो कि ये बॉल है ना, अगर मान लो कि मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ, तो ये बॉल नीचे आ रही है, तो क्यों आ रही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, जो कि बॉल बॉल को बोल रहा है कि भाई तुम नीचे आओ, अभी तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम ऊपर लेके जा पाओगे, इतना फोर्स नहीं लगा पा रहे हो। तो मतलब क्या है कि जो अर्थ है वो तुम्हारा एक तरीके का फुल फोर्स लगा रहा है, वो सारे ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है। और वो कहाँ लगा रहा है, टुवर्ड इट सेंटर। अगर जैसे मान लो कि कभी भी हम लोग अर्थ को देखते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि यार अर्थ ऐसे स्फीयर टाइप का है, और मतलब क्या कहते हैं कि ऑब्लिक फॉर्म का है, लेकिन अभी स्फीयर समझो। तो हम लोग सोचते हैं कि मतलब उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, नहीं। अर्थ का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, जो सेंटर, जैसे तुम नीचे जाओगे ना, तो तुमने सुना होगा कि क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है, एक कोर होता है। अगर तुम लोगों ने कभी नाम में सुना भी होगा, तो जो कोर पार्ट होता है ना, उस कोर पार्ट से तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। तो मतलब कि अर्थ के सेंटर में ही तुम्हारा फोर्स जनरेट होता है, जो कि बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, तुम मेरे पास आओ। तो यही फोर्स है जो पुल फोर्स है, जिसकी वजह से तुम्हारे जो सारी चीजें तुम्हारे नीचे आती है। और उसी फोर्स को हम लोग बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। और अगर ये चीज नहीं होगा, तो फिर जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो तुम्हारे कभी भी नीचे नहीं आ पाएंगे। और अगर मान लो कि अगर नीचे नहीं भी लाना है, तो भी फिर और भी जितने भी फेनोमेनाज हैं, जैसे मान लो कि ये जो बरसात हो रही है ना, ये बरसात नहीं हो पाएगी, है ना। जो भी एटमॉस्फेरिक जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, रेन नहीं होगा, वाटर्स फ्लो नहीं होंगे, ठीक है। और भी मतलब क्या कहते हैं, जितना भी तुम्हारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, है ना। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि तुमको फॉर्मली अकाउंट भी करता है कि हाँ तुम ग्राउंड में चल सको, अदरवाइज तुम फ्लोट करोगे। ये देखो, जैसे तुम्हारे ये क्या है, ये एस्ट्रोनॉट है, ये एस्ट्रोनॉट मैम है, ठीक है। तो अभी देखो ये जैसे क्या है, ये तुम्हारा फ्लोट कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। जो तुम्हारा बगल में जो रेन था वो तुम्हारा फ्लोट नहीं कर रहा था, वो तो तुम्हारा नीचे चला गया। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी सर्टेन हाइट पे जहाँ ग्रेविटी का फोर्स कम हो गया। तो अभी मैं तुमको ये भी चीजें बताऊंगा कि यार जो ग्रेविटी है, क्या वो ग्रेविटी हर जगह कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो ये सारी भी चीजें पढ़ेंगे कि ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहाँ है या ग्रेविटी सबसे ज्यादा कम कहाँ है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे।
तो इन्हीं ग्रेविटी और फोर्स की वजह से हम लोग वॉक कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। और अगर मान लो कि यही ग्रेविटी और फोर्स नहीं होगा, तो ये जो हम लोग पुल कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट को, मतलब कि एक पहले पुल कर रहे हैं, है ना, पहले क्या करते हैं, अपनी तरफ पुल करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, पुश करते हैं, है ना। तो ये देखो, ये क्या, ये पहले पुशिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पुल करेंगे। तो देखो, पुल किया और फिर हमने पुश किया, लेकिन एक सर्टेन टाइम तक। अगर हम लोग सर्टेन टाइम तक, जब तक हम लोग उसको रेस करना चाह रहे हैं, ताकि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर सके। अगर हम लोग ओवरकम नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ था, वो ऑब्जेक्ट वहीं ही रखा रहेगा। तो जैसे ये लेडी है, हैदराबाद का वेट लिफ्टिंग हुआ ना ये, तो देखो इसका वेट बहुत ज्यादा है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगने की वजह से फिर क्या हो रहा है कि हम इसको पुल नहीं कर पा रहे हैं। तो एक चीज हमें समझ में आ जानी चाहिए, अब तक कंक्लूजन आ जाना चाहिए कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा जितना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा ऑब्जेक्ट का मास होगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट का फोर्स होगा। अगर मान लो कि ये जो तुम्हारा बारबल था, अगर बारबल ये 500 से 1000 किलो हो जाएगा, तो वो फिर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाएगा। जैसे ये 250 kg का हो गया, तो इसका ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, तो ये बड़े आराम से उठा ले रहा है, क्योंकि 50 kg का हो गया। तो इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, कि वो ऑब्जेक्ट लाइट है या फिर वो ऑब्जेक्ट तुम्हारा हैवी हो रखा है। तो हमको इसके बारे में तुम्हारे पढ़ना है कि इसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, फोर्स कितना लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी की वैल्यू क्या होती है ना, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि और सारी चीजें क्या होती हैं। तो पहले मुझे बताओ, इतना बेसिक से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, गेस में किसी को कोई डाउट है? बेसिक से समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया। चलो, वेरी गुड। शिवा, इसका आंसर बताओ, ऐसा कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से स्टोन और बॉल तुम्हारा अर्थ की तरफ ड्रॉप्ड होते हैं एक सर्टेन हाइट से? वो एक फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स? बताओ। क्लास में ये, नहीं, क्लास में नहीं है वो। क्लास में नहीं। अभिषेक, तुम बताओ इसका आंसर। नहीं है भैया, ग्रेविटेशनल वो क्लास में फोर्स। वो कुछ गेम खेल रहा था, चला कोई गया। बात नहीं, ये डिस्कशन नहीं करना है। तुम ये बताओ, ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी गुड। अभिराज, इसका आंसर बताओ। अभिराज। भैया विराट क्लास में है, ज्वाइन है। चलो अच्छा, ठीक है, फिर कोई बात नहीं। दिव्यांशु, तुम बताओ बेटा। According to the text, why does an object in motion require a force to act on it? Because it needs to be pushed upwards. Because a force is required to keep it in a stationary position. Because the force is necessary to cause or maintain its motion. Because it is attracted to other objects. भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ना, क्योंकि एक फोर्स चाहिए जिसमें बॉडी का मोशन हो सके। वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। The force of attraction between the earth and the object like stone or ball is also known as gravity of earth. ग्रेविटी ऑफ अर्थ, वेरी गुड। प्रोमिता बेटा, इसका आंसर बता दो। From a height falls to the ground because the earth does what? Where option B exerts a force of attraction on the stone. फैंटास्टिक। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। Which of the following statement is a correct summary of the provided text? Object falls because the earth pushes them. Gravity is the force that pulls object towards the earth. All objects have a magnetic attraction to the earth. The force is only required to stop. भैया ऑप्शन बी, ग्रेविटी इज द फोर्स दैट, नहीं नहीं, हाँ, ग्रेविटी इज द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स वेरी गुड। अर्थ। आ जाओ, अभिराज, इसका आंसर बताओ। भैया क्लास में है पर पता नहीं क्या है। अच्छा ठीक है, एक बार देख लेते। नहीं नहीं, पढ़ना है भाई, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद बताना है। Why does a leaf fall from a tree to the ground? हाँ, फिर आंसर भी पढ़ना ताकि याद हो जाए, Gravity of क्योंकि हम लोग इनसे इसी वजह से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर याद हो जाता है ना, फिर आंसर ऐसे याद हो जाता है। तो मुझे बताओ, लीफ जो फॉल कर रही है एक ट्री से ग्राउंड की तरफ, वो क्यों कर रही है इन चार ऑप्शन में से? gravity of earth. वेरी गुड, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, है ना। माइक को पास में रख के अगली बार से बोलना है। अभिषेक, इसका आंसर बता भाई।
What happens to a ball throwing upward? Option C, it fall back to earth due to gravitational force. वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते थे दिव्यांशु? To the force with which Earth pulls and all objects towards its center, it's is called what? Magnetic force, frictional force, gravitational force of Earth, kinetic force. भैया ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। वेरी गुड, आ जाओ प्रमिता बेटा, इसका आंसर बता दो। According to the text, what is the cause for all objects when released from a height? The option B, the gravitational force of Earth. वेरी गुड, आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। भैया हाँ पूछो। भैया वो जो फोर्थ वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला जो क्वेश्चन था, उसमें भैया काइनेटिक फोर्स नहीं हो सकता? नहीं, काइनेटिक फोर्स नहीं होगा। काइनेटिक फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में तुम्हारा मोशन देखा जाता है कितना है। 5 किलोमीटर की स्पीड है, 10 किलोमीटर की स्पीड है, 20 किलोमीटर की स्पीड है, ये है। लेकिन क्वेश्चन में सीधा ये बोला गया है कि मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा फोर्स है जिसकी हेल्प से तुम्हारा मतलब अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को पुल कर पा रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन में है तो अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए। अगर मान लो कि अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो ग्रेविटी लिखा होना चाहिए, तो ग्रेविटी नहीं लिखा होगा तो ग्रेविटी से रिलेटेड तुम्हारा क्या होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और अगर मान लो कि 4 ऑप्शन लिखा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मतलब क्या कहते हैं जुपिटर, ग्रेविटेशनल फोर्स ये है ना, बॉल भी लिखा हो सकता है, क्या पता बोल देते ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो फिर तुमको अर्थ लगाना है, क्योंकि अर्थ तुम्हारा एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट तुम्हारी तरफ पुल फोर्स कर रहा है, मतलब कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका आंसर डी नहीं होगा। डी तुम्हारा एक काइनेटिक फोर्स होता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट तुम्हारा कितनी स्पीड में होता है, ये एक तरीके से चेक किया जाता है। ये है, आ जाओ। मोशन मोशन फोर्स बोला जाता है, लेकिन ये वो मोशन फोर्स नहीं होता जिसकी हम लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। Why do we have to apply a force to lift an object from the ground to overcome the gravitational force of Earth? वेरी गुड, अभिराज क्वेश्चन पढ़ो फिर उसके बाद आंसर दो, माइक पास में रखो। Which of the following is an effect of gravitational force? वेरी गुड, बताओ। भैया A option, it causes tides in the ocean. बाकी भी तो पढ़, और बाकी भी तो हो सकते हैं। It holds the atmosphere above the earth. It makes objects float in the air. It generates an electricity. अच्छा देखो, मतलब मैं अगर बात करूँ ना तो तुम्हारा ए और बी दोनों हो सकता है, क्योंकि अगर तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स अभी देखो क्या बोल रहा है, कुछ ए नहीं होगा। अभी देखो ए और बी तुम भैया लोग को मून लगे, का होता तो होता। हाँ ठीक है। अभी देखो अगर मान लो कि जैसे तुम अभी इसमें से आंसर बता दो, एक सेकंड रुको, पहले उसको बोले। तो अभिराज इसका आंसर बता भाई। भैया A. नहीं, ए नहीं होगा। जैसे तुमने सोचा ना कि भैया टाइट्स की वजह से मतलब क्या कहते हैं कि आपका इफेक्ट आता है, वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, लेकिन अगर इस जगह मून लिखा होता तो फिर तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही हो जाता है ना। तो समझो, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी बात हो रही है वो अर्थ की बात हो रही है, तो अर्थ की वजह से तुम्हारे ओशन में टाइट्स नहीं आते हैं। अभी टाइट्स के बारे में बहुत अच्छे से फंडामेंटल बताऊंगा, तब तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। तो याद रखो, जितना भी तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, हवा में पानी नीचे गिर रहा है, ये सब गिर रहा है, तो वो तुम्हारा अर्थ की वजह से हो रहा है। और अगर मैं मून की वजह से बात करूंगा ना तो टाइट्स की वजह से होता है। अभी तुमको टाइट्स में बताऊंगा। अगर तुम लोगों ने कभी जिंदगी में नाम सुना होगा ज्वार भाटा, नाम सुना तुम लोगों ने कभी? नहीं हाई भैया। टाइट्स, लो टाइट्स, कभी इस तरह से नाम सुना है? हाँ भैया ये सब सुना इसको है। हिंदी में बोला जाता है ज्वार और भाटा बोला जाता है, ठीक है। ये चीज हो गया। तो जब भी तुम साउथ में जाओगे या तुम गुजरात में जाओगे तो पीपल यूजली टेक द नेम ज्वार एंड भाटा। ज्वार और भाटा आ रहा है, चलो पीछे हो जाओ वरना डूब जाओगे। तो अभी इस तरीके की चीजें क्या होती है, टाइडल इफेक्ट्स क्या होते हैं, फ्री फॉल क्या होता है, इन सब के बारे में बताएंगे, बहुत प्यार से बताएंगे। उसकी दिक्कत मत लो, ठीक है। और वो क्यों होता है ना, ग्रेविटेशन पुल की होता है, पुश की फोर्स की वजह से होता है, ये सब बताएंगे। तो अब इसका जो नियरेस्ट आंसर है वो है तुम्हारा ऑप्शन बी, जो कि ये बता रहा है कि अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है, जो ऊपर है, वो आसमान में नहीं चला जा रहा है इसी वजह से, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल मतलब फोर्स बहुत ज्यादा है ना, ये है। तो जिसकी वजह से तुम्हारा एटमॉस्फेयर तुम्हारा थ्रू आउट बना रहता है। आ जाओ अभिषेक बेटा, इसका आंसर बताओ। What is responsible for rain falling on Earth? Option C, ऑप्शन, gravitational force of Earth. वेरी गुड, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। अभी ऐसा कोई है जिससे मैंने पूछा नहीं अभी तक? ठीक है, चलो आ जाओ। कुलदीप बताओ वो सॉरी वो मतलब वो यश, इसका आंसर बताओ। According to the text, what keeps us firmly on the ground instead of floating away? हम्म,
बताओ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। वेरी गुड, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अच्छा चलो ठीक है, अभी तक हमने जितना भी अट्रैक्शन फोर्स चेक किया वो हमने अट्रैक्शन फोर्स दो बॉडी पे चेक किया ना, क्योंकि फोर्स मतलब क्या होता है यार, फोर्स तो कभी सिंगल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, उसके लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए। और वो दो ऑब्जेक्ट हमने कौन कौन से लिए, एक हमने अर्थ ले लिया था और एक कौन हमसे लिया, हमने कौन सा लिया, एक हमने ले लिया था बॉल ले लिया था ना, बॉल ले लिया था या फिर स्टोन ले लिया था। और हमने इनके बीच में चेक किया कि अर्थ तुम्हारे बॉल को इसी वजह से अट्रैक्ट कर पा रही है क्योंकि उसके पास अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, क्योंकि उसके पास मास ज्यादा है। लेकिन ऐसा ही केवल नहीं है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, तो चाहे तुम्हारी एक बॉटल हो, पेन हो, कैप हो, चाहे जो भी चीज हो, वो सब आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रही हैं। समझ में आ रहा है? अगर मैं बात कर लेता हूँ छोटी से छोटी चीजें, स्मॉल से स्मॉल चीजें, चाहे वो तुम्हारे एक दो पत्थर क्यों ना हो, जैसे एक पत्थर ये हो गया, एक पत्थर ये हो गया, ये भी आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक बड़ा पत्थर हो गया, एक छोटा पत्थर हो गया, ये भी आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक पेन हो गया, एक पेंसिल हो गया तुम्हारा, ये भी आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब कि आसपास जितने भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट हैं वो सब एक दूसरे से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि इनके बीच में कहीं ना कहीं एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमको देखने को मिलता है। तभी हम लोग बोलते हैं कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हर एक ऑब्जेक्ट में देखने को मिल रहा है, आसपास हर एक चीजों में देखने को मिल रहा है, तो फिर यार ये कैसा फोर्स होगा, ये तुम्हारा यूनिवर्सल फोर्स होगा। मतलब कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो कि हर जगह एग्जिस्ट कर रहा होगा। फिर वो भले चाहे तुम्हारी एक सेलेस्टियल बॉडी तुम्हारे दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से हो, चाहे फिर वो तुम्हारा मून और अर्थ को मतलब अट्रैक्ट करने की बात कर रहा हो, फिर वो भले चाहे मून और तुम्हारा जुपिटर को अट्रैक्ट करने की बात कर रहा हो, फिर वो भले चाहे तुम्हारा एस्ट्रॉइड तुम्हारे अर्थ को अट्रैक्ट करने की बात कर रहा हो। मतलब कि आसपास हमारी जितनी भी चीजें हम लोग इमेजिन कर पा रहे हैं, वो सब हमारे आपस में एक दूसरे में अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। और उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा जिसकी तरफ ज्यादा मास होता है। तभी तुमने देखा होगा कि अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट है ना, वो दोनों अगर जैसे मान लो कि मैं बात करता हूँ एक एक केजी मास के, छोटे छोटे एक एक केजी मास के दो बॉल है, तो इनके बीच में तुम्हारा अट्रैक्शन फोर्स तो होगा, लेकिन वो अट्रैक्शन फोर्स मतलब कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी तुमको दिखाऊंगा, लेकिन वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम होता है, बहुत मिनिमल सा होता है। और इसी मिनिमल फोर्स की वजह से हमको इनके आपस में कोई भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जरा सा भी तुमको मोमेंट दिखाई नहीं देता, लेकिन वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि फोर्स जरूर लगा रहे होते हैं। ये भी तुम्हारा फुल फोर्स लगा रहा होगा, ये भी तुम्हारा फुल फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। और ये दो ऑब्जेक्ट इतने ज्यादा छोटे हो रखे हैं कि इनके फुल फोर्स जो होते हैं वो नेगलेक्ट से जैसे दिखाई देते हैं, तभी बॉडी हमारा मूवमेंट नहीं करती है। लेकिन अगर मान लो कि मैं एक ऑब्जेक्ट को बहुत ही बड़ा मान लूं, जैसे मैं कह देता हूँ कि अर्थ है, अर्थ एक एज अ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, और इसी बड़े ऑब्जेक्ट की वजह से जो इसका पुल फोर्स होगा वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर अर्थ बड़ा ना होता, अर्थ का मास ज्यादा बड़ा ना होता, तो फिर क्या होता है, वो जितनी भी सारी चीजें हैं वो तुम्हारा अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो जो तुम बॉल फेंकते हो, उस स्टोन को फेंकते हो, या फिर जो तुम मतलब मान लो कि अगर तुम क्रिकेट बैट को ऐसे रखे हुए हो, नीचे रखे हुए हो, या फिर तुम्हारा जो तखत है, जो बेड है, वो जमीन में इसी वजह से रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि अर्थ एज अ ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा मास का हो रखा है। तो याद रखो, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि हमारे मतलब क्या कहते हैं हमारे सेलेस्टियल बॉडी में या यूनिवर्स में, या फिर जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि एज अ अर्थ में, ऐसा कौन सा चीज है जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करता है, तो वो तुम्हारा अर्थ करता है। और अर्थ क्यों करता है? क्योंकि अर्थ का मास सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से तुमने देखा होगा कि जितनी भी सारी चीजें सारे तुम्हारे अर्थ से टच में हो रखी, फिर वो भले चाहे तुम्हारा एक मतलब क्या कहते हैं एक फाइटर जेट हो, या फिर जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा बेड हो गया, तुम्हारे क्रिकेट बॉल हो गई जिसको तुमने ऊपर मारा नीचे आ गई। तो याद रख लेना, अट्रैक्शन फोर्स केवल तुम्हारा अर्थ और स्टोन बॉल और इन सारी चीजों के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हर एक चीज पे ऑब्जेक्ट पे करेगा। फिर वो चाहे मून और अर्थ हो, मून और जुपिटर हो, एस्ट्रॉइड और अर्थ हो, तुम्हारा पेन पेंसिल हो, तुम्हारा रबड़ कटर हो, सब आपस में रखे हो, सब में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि यार ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक तरीके का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स है जो हर जगह एग्जिस्ट करता है। लेकिन कौन फोर्स कितना ज्यादा फोर्स लगा पाएगा वो इस चीज पे मैटर करता है कि किसका ज्यादा मास हो रखा है। तो अर्थ में जब भी हम लोग एक केजी मतलब बॉल
दूसरे केजी एक बॉल के बीच में जब भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स चेक करने की कोशिश करते हैं तो हमको बहुत मिनिमल फोर्स दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि 1 kg ऑफ अ मास इज वेरी लेस टू क्रिएट अ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, कि मतलब इतना ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर ले कि भाई वो उसको पुल कर रहे हैं। तो भाई ऐसी क्षमता तो केवल केवल एक ही चीज के पास है, वो है केवल अर्थ। अगर अर्थ इतना बड़ा हो रखा है, अर्थ का इतना ज्यादा मास हो रखा है कि उसका पुल फोर्स बहुत ज्यादा है, और पुल फोर्स होने की वजह से उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, फिर वो चाहे बॉल हो, स्टोन हो, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, चाहे जो कटर हो, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तुरंत घसीट लेगा। और जैसे ही वो उसको घसीटेगा क्या करेगा, घसीटने के बाद तुरंत उसको मतलब क्या करेगा, अपने सरफेस पर लाके टच कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अगर तुमसे बोलूंगा कि उसका जो सरफेस होता है, मान लो कि अगर मैं ये सरफेस बताता हूँ तो सरफेस पे ही लाके टच करके रखा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से तुम्हारा मतलब तुम्हारे सरफेस पे ग्रेविटेशन ज्यादा नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एग्जिस्ट करता है वो अर्थ के सेंटर पे करता है। मतलब कि हमको और डिस्टेंस ऐसे दिखाना है कि यार जो तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो अर्थ के सेंटर मतलब कि कोर पार्ट से लग रहा है, ये चीज है। तो अभी इसके बारे में भी बताएंगे। तो अभी पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया ना कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि हर एक हाँ ऑब्जेक्ट जी। पे लगता है, भले चाहे ऑब्जेक्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो हमें इसमें कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट होता नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उनका पुल फोर्स मतलब कि उनका मिनिमल फोर्स हमको दिखाई देगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसका मास भी बड़ा होगा, तो उसका पुल फोर्स भी ज्यादा बड़ा होगा, मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स तुम्हारा एक तरीके से मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा। तो जिसकी वजह से चाहे बॉल हो, चाहे स्टोन हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे तुम्हारा जो भी चीज हो, वो सब तुम्हारे उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और इसी वजह से हम लोग अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स कैसे लिखते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या फिर ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? इसमें से किसी को कोई डाउट है? अच्छा, मुझे बता नहीं। सकते हो कि ये जो फेनोमेना बताया जिसने, यार ऐसा ही नहीं कि तुम्हारा अर्थ ही तुम्हारा केवल ग्रेविटेशन फोर्स करता है, बाकी सब भी करते हैं। बता सकते हो साइंटिस्ट का नाम क्या था? आइजैक न्यूटन। वेरी गुड, है ना, उसका नाम क्या था? तुम्हारा न्यूटन था। इसी वजह से जो इन्होंने एक लॉ दिया था ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, है ना, लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, है ना, जिसमें तुमने को पढ़ रखा होगा तुम्हारा एफ इक्वल टू, बताओ मुझे क्या पढ़ रखा होगा तुमने, स्कूल में पढ़ रखा है ना, बताओ एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ एम ए इक्वल एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अब इसके बारे में भी तुमको बताने की कोशिश करेंगे क्या होता है। लेकिन सबसे पहले यही जानो कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा यूनिवर्स में है तो वो अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि कौन सा ऑब्जेक्ट? एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करेगा, है ना। और ये बात किसने बोली? न्यूटन ने बोला कि केवल अर्थ ही नहीं है जो अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जितने भी तुम्हारे यूनिवर्स में पाए जाते हैं, है ना। और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं। लेकिन कौन सबसे ज्यादा करेगा तो बस उसके साथ नाम लगा देंगे। अगर जैसे मान लो कि जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो अर्थ ज्यादा कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, मून कर रहा है तो मून जो कर रहा है उसके साथ लगा देंगे। तो इतना याद रख लो कि जब भी फोर्स लग रहा है तो फोर्स में तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया न्यूटन थर्ड लॉ में कि फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिपेंड होता है। इसका मतलब है कि यार जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा। तो इतना हमें समझ गया कि हाँ, हमेशा दो ऑब्जेक्ट को होना जरूरी है। लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि वो कनेक्टेड ही हो, बिना कनेक्टेड बाय एनी मींस के भी तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जैसे मान लो कि दो ये पत्थर है, छोटे छोटे तुमको पत्थर दिख रहे हैं, इनका मास बहुत कम है तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी बहुत छोटा हो रखा है। तो जब भी दो स्टोन हमारे ग्राउंड पे रहते हैं तो उनका मास कम होने की वजह से उनका ग्रेविटेशनल फोर्स उनका बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम लोग को स्टोन मूव करते हुए दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर मैं इसको दिखा दूं, ये जो तुम्हारा हो रखा है ना ये पत्थर, इस पत्थर को उन्होंने क्या किया, इसको फेंका, है ना, लेकिन ये तुम्हारा जरूर नीचे चला गया। तो ये नीचे क्यों चला गया? क्योंकि अब अर्थ उसको ग्रेविटी में फोर्स को अगेंस्ट कर पा रही है। तो अगर मान लो कि तुमको एक ऐसा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटा, लेकिन जो दूसरा बोला है वो बहुत ज्यादा मास का हो रखा है, तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स देते हुए दिखाई देते हुए हमको समझ में भी आएगा। जैसे मान लो कि एक स्टोन को तुम अर्थ के ऊपर से फेंक रहे हो, तो ऊपर से फेंकोगे तो वो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रहा है बहुत ज्यादा लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, और मास ज्यादा होने की वजह से जब भी आप उस चीज को छोड़ोगे, चाहे वो स्टोन हो, चाहे बॉल हो, चाहे जो कुछ हो, वो ड्रॉप करेगा और वो तुम्हारे अर्थ की तरफ, सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो याद रख लेना, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखूं या ग्रेविटी लिखूं, ये एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स है जो कि हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा ही लगेगा, नो मैटर व्हाट। लेकिन एक ज्यादा तुम्हारा अट्रैक्शन फोर्स लगा लेगा, एक कम लगा लेगा, वो इस चीज पे मैटर करेगा कि मास किसका ज्यादा है।
तो हमारे यूनिवर्स में अगर मास देखा जाए तो अर्थ की कंपैरिजन में अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें सबसे ज्यादा मास तो भाई हमारे अर्थ का ही। इसी वजह से सारी चीजें तुम्हारे अर्थ की तरफ खींची हुई चली आती हैं। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? भैया आगे समझ में। नहीं भैया। नहीं ना, चलो वेरी गुड। क्या बोल रहे हो? नहीं है ना, चलो आ जाओ। अभिराज भाई इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन पढ़ना है भाई। According to Newton, what is the fundamental principle of gravity? ऑप्शन भी पढ़ लो। भैया बी होगा इसका ऑप्शन. हाँ पढ़ो, ऑप्शन भी पढ़ लो Every मतलब। object in the universe attracts every other object. वेरी गुड, फैंटास्टिक, एकदम सही आंसर बताया। चलो ठीक है, प्रोमिता बेटा इसका आंसर बता दो। अभिषेक तुम बताओ। भैया प्रोमीटर क्लास में नहीं है। ठीक है, What is the term for force with which two objects attract each other? Gravitational force or gravity? ग्रेविटी। अच्छा देखो, इसके साथ कुछ लगा नहीं है ना, ना अर्थ लगा है ना कुछ लगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम है ना कि वो जो दो ऑब्जेक्ट है उनमें ग्रेविटेशन फोर्स किसका ज्यादा हो रखा है ना, तो इस चीज को समझने की को, कोशिश करना ये है। आ जाओ आनंद, इसका आंसर बता भाई। भैया मैं तो अभी आया हूँ। अरे पढ़, आ जाएगा तेरे को आंसर, बता। What? Why do we not observe two stone on the ground moving towards each other due to gravity? भैया, because the gravitation force between them is very small. और ऐसा क्यों हो रखा है? क्योंकि उनके मासेस कैसे हैं? Small. हाँ स्मॉल से। वेरी गुड है, इस चीज को समझना। आ जाओ दिव्यांशु भाई इसका आंसर बता दे। भैया दिव्यांशु दिव्यांशु, नहीं क्लास नहीं है। दिव्यांशु नहीं है, चलो ठीक है, तुम बताओ कुलदीप। How does gravitational force act between two objects? It can act on the objects on the Earth's surface. नहीं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे बताओ कि ग्रेविटेशन फोर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो कैसे कर रहा है? भैया सी. है ना, है ना, इट कैन एक्ट इवन इफ द ऑब्जेक्ट आर नॉट कनेक्टेड। ये अगर कनेक्टेड नहीं है तो भी नहीं, है ना। ये इसमें गलत है, इसमें लिखा है कि ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मासेस, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, मतलब कि वो यश। What happens to the gravitational force between two objects if one of them has a very large mass? The force become very large. द फोर्स बिकम वेरी लार्ज। वेरी गुड। आ जाओ अभिराज, भैया इसका मैं आंसर। 5 मिनट में रिजॉइन करता हूँ अभी। ठीक है कोई बात नहीं। अभिराज इसका आंसर बता भाई। Why does a dropped stone move towards the earth? ऐसे ए बी सी भी पढ़ लिया करो जल्दी जल्दी, तो इससे क्या होगा ना, तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही हो सकता है कौन सा गलत है। भैया सी. हाँ, पढ़ो आंसर, Because पढ़ो the सी। earth has a very large mass causing a large gravitational force of attraction. वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। दिव्यांशु, तो दिव्यांशु नहीं तो फिर उसके बाद अभिषेक। The text define gravitational force or gravity as what? A force that pushes object apart, a force of attraction between two objects, a force that only affect object with equal mass, a force that requires physical contact. Option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। अब मुझे बताओ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तुम लोग आज पढ़ना चाहोगे या कल पढ़ना चाहोगे? भैया मतलब कितने टाइम का वो टॉपिक है? मान लो कि 1 घंटा लग जाएगा। फिर भैया कल ही पढ़ाएंगे। कल ही पढ़ते हैं ना, उसके बाद बेसिक सा मेरे को समझाना था। माइक ऑफ करो। तो ठीक है, मैं कुछ आंसर राइटिंग्स के लिए कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा, ठीक है। व्हाट इज द व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है, ठीक है, लिख दे रहा। व्हाट इज द, अभी आंसर राइटिंग में कर देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस
between gravitational और ग्रेविटी, ठीक है, नहीं ग्रेविटेशन ऐसे लिखो ना, और ग्रेविटी फोर्स, कंफ्यूज होता है ना, दिमाग है नहीं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, है ना। तो इनके बीच में तुमको मतलब क्या कहते हैं बताना, रीजन देना है, ऐसा क्या चीज होता है। तो ये आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ आंसर राइटिंग के लिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, वाई वाई अर्थ attracts every object towards its center, रीजन इन ब्रीफ, ठीक है। ब्रीफ में रीजन देने की कोशिश करो। ये तुम्हारा आराम से, ये भी तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। व्हाट आर द phenomena caused by gravitational force of earth, ये हो गया। अब मुझे बताओ, ये तुम्हारा 2 मार्क्स का, ये भी मान लो, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन डाल सकता हूँ मैं? बताओ मुझे, बताओ पहले मुझे। देखो, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में तुमको ये बताना है कि मुझे बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ में डिफरेंस क्या होता है। फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में तुम्हें ये बताना है कि मुझे बताओ कि अर्थ जो होता है एवरी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचने की कोशिश करता है, उसका रीजन बताओ और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दो। 2 मार्क्स का ये हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है कि मुझे बताओ ऐसे कौन कौन से फेनोमेनाज होते हैं ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से। तो तुम बता सकते हो कि हाँ, जो चल पा रहे हैं वो इन्हीं की वजह से चल पा रहे हैं, है ना। जो हम दौड़ पा रहे हैं मतलब इन्हीं की वजह से दौड़ पा रहे हैं। ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर में जो सारी चीजें हमको दिख रही हैं वो सारी इन्हीं चीजों की वजह से हो रही हैं। तो ये सारे उसके आंसर्स हैं। तो पहले मुझे बताओ, इन 3 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? पहले मुझे इतना बताए। नहीं भैया। पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? अभिराज तुम्हें भाई? नहीं भैया। पक्का? भैया और ये मेरे को है, मेरे को। पूछ पूछ भाई। भैया फिर मेरे को रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी सारी करने के लिए। नहीं, क्वेश्चन में Starting पूछो, से। क्वेश्चन में जो तुम्हें डिफरेंस समझ में नहीं है वो तो मैं समझ गया। पहले बताओ मुझे अब क्वेश्चन में भैया अगर आप पूछ रहे थे कि वो क्या कहते हैं, क्या पढ़ा रहे थे आप? एक सेकंड रुको जरा। आपने पूछा था ना कि वो भी पढ़ा दें। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ भैया, क्योंकि फिर